बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे जनाब केमिस्ट्री FLT 1। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स बॉन्ड इज़ ब्रोकन बिटवीन O एंड H। देखिए, जब भी हम बात करते हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल में बॉन्ड दो तरह से ब्रेक करता है। एक है कि एल्कोहल में बॉन्ड ब्रेक करे OH बॉन्ड कब ब्रेक करता है? जब भी हम सोडियम से रिएक्ट करें, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करें या कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करें। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि CO बॉन्ड ब्रेक करे। CO बॉन्ड कब ब्रेक करता है? CO बॉन्ड ब्रेक करता है जब इसे थायनाइल क्लोराइड से, HCl से और अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। तो ये रीजेंट याद रखिएगा। और इसमें फिर क्वेश्चन 1 का जो आंसर है हमारे पास वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2, इन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म ट्रांस में कौन सी बात है जो गलत है? तो ये सिस और ट्रांस का कंपैरिजन हो रहा है और सिस और ट्रांस के कंपैरिजन में यहाँ जो बात गलत है वो है बीटा। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो कम होता है। उसकी वजह है कि ट्रांस आइसोमर की पैकिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सिस आइसोमर की जो पैकिंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये कहते हैं ट्रांस आइसोमर हैव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो पोलर होते हैं। तो ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, अनसिमेट्रिकल होते हैं। यानी ट्रांस में अगर हम बात करें ना तो ट्रांस जो है इनका ये नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी ये सिस आइसोमर पोलर हो गए। ट्रांस आइसोमर को हम कहते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल हैं और सिस आइसोमर को बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल हैं। और चूँकि ये ट्रांस आइसोमर नॉन पोलर होते हैं तो इनका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट और इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके मुकाबले में। तो ये अगर कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि ट्रांस आइसोमर के बारे में कौन सी बात है जो कि करेक्ट है? तो करेक्ट है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो हाई होता है, तो बीटा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास उसमें ये है द करेक्ट नेम, मालिक्यूल का करेक्ट नेम है। तो देखें इस मालिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें CH3 CH CH2 CH2 COOH, यहाँ पर CH3। नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करते हैं जिधर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़दीक है। सवाए एल्केन के किसी में सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखते हैं। सिर्फ एल्केन है जिसमें देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से करीब है, क्योंकि एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। एल्केन के अलावा सब में जिधर से फंक्शनल ग्रुप होता है उससे कम नंबर अलॉट करते हैं। और जब ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल तो पेंटानोइक एसिड। तो ये जनाब हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन मेंशन नहीं करते क्योंकि हमेशा टर्मिनल पे होता है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक। देखो ये हमारे पास है एसिटिक एसिड और अगर इसकी एक हाइड्रोजन को हटा के हम कोई लगा दें हेलोजन, तो हेलोजन लगा दें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो जितना कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जितना कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं दे इंक्रीज एसिड स्ट्रेंथ, तो उससे एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती। और जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, उससे एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होने से। तो इसमें जो है ना फॉर्मिक एसिड में तो कोई हेलोजन अटैच नहीं है, तो जो फ्लोरो एसिटिक एसिड है बीटा, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये तो जो कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है पेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना किसी को। तो जो हमारे पास पेप्टाइड है वो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, और अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे पेप्टाइड की तो दोबारा वापस अमीनो एसिड बन जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर 4 का चार्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें ये कह रहे हैं कि केसी की वैल्यू से वो रिलेट कर रहे हैं कि केसी और इक्विलिब्रियम में क्या ताल्लुक हो। तो याद रखें केसी की वैल्यू कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत कम हो, इंटरमीडिएट हो, इक्विलिब्रियम हमेशा डेवलप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हमेशा डेवलप हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा में लिखा हुआ है ना, ये फ़र्क पड़ेगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है इक्विलिब्रियम के बाद, लेकिन इक्विलिब्रियम डेवलप हर केसी की वैल्यू पे हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा है ना कि व्हेन केसी इज़ वेरी लार्ज देन इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड, ये गलत है, और यही हमने इसमें बताना था कि गलत बात क्या है। तो डेल्टा गलत है एट एनी वैल्यू ऑफ केसी इक्विलिब्रियम हमेशा डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। 6.4 ग्राम SO2 दिए, मॉलिक्यूल पूछ लिए। SO2 का मोलर मैस होता है 64 ग्राम, और 64 ग्राम का मतलब है कि ये 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब है कि यार ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं SO2 के, तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर कर दिया 6.4 ग्राम, 10 से डिवाइड कर दिया है, तो मॉलिक्यूल्स को भी 10 से डिवाइड कर दो। तो मॉलिक्यूल्स को जब 10 से डिवाइड करोगे तो ये इतने मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो अभी 6 × 10⁻22 हो जाएगा। तो जिस रेशो में जिस नंबर से मैस डिवाइड हुआ है उसी नंबर से ये 10 से डिवाइड हुआ, तो ये भी 10 से डिवाइड होगा तो 10⁻22 हो जाएंगे। अगर मोल पूछ लेते तो वो 0. वो भी 10 से डिवाइड हो जाते हैं, वो भी 0.1 मोल हो जाते हैं। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 7 जो है जी अल्फा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बुक में जो स्टेटमेंट है, बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि जो हेमोग्लोबिन है वो हाइड्रोजन से 68,000 टाइम हैवियर है। यानी जितना हाइड्रोजन का मैस है ना उसे 68,000 से मल्टीप्लाई करें तो हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का मैस बनता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, अभी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज ये की है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में पूछ लिया है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैस 2 है, और अब अगर 2 यानी हाइड्रोजन एटम का मैस 1 था, उसे 68,000 से मल्टीप्लाई किया तो हेमोग्लोबिन का मैस बन गया यानी 68,000 ग्राम पर मोल। तो अब इससे 68,000 बनाने के लिए इसे 34,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो मैस डबल हो गया है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि एक तरफ हेमोग्लोबिन हो और एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो, तो अगर हम 34,000 मॉलिक्यूल रखेंगे तो फिर एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के बराबर मैस होगा, क्योंकि इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68,000 बन जाएगा, और हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल का मैस 68,000 होता है। अगर हाइड्रोजन एटम से कंपेयर कर रहे थे तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हमें 68,000 रखने पड़ते, मॉलिक्यूल रखने तो 34,000 रखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे उसे 2 से तो वो 68,000 बन जाएंगे। इसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 8 का आंसर जो है ना वो चार्ली हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, तो यार 9 है कि मैस कार्बन डाइऑक्साइड का है दैट विल ऑब्टेन बाय हीटिंग 10 किलोग्राम ऑफ 80% प्योर लाइमस्टोन। जनाब लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। इसे हीट जब करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो इसे हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो पहले देखें तो सही हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है कितना, इसी को लाइमस्टोन कहते हैं। तो 100 है और 100 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है, और 10 किलोग्राम जो है उसकी प्योरिटी है 80%। 80% का मतलब है 80/100।
तो इतना प्योर है, इतना प्योर है, इसका मतलब बाकी इम्प्योरिटी है। तो हमने तो कैल्शियम कार्बोनेट को करना है ना हीट, तो ये बन जाएगा 8 किलोग्राम। ये 2 0 से कैंसिल हो गए ना, तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट 10 किलोग्राम, उसमें लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट असल में 8 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम तो इम्प्योरिटी है। तो अब यहाँ से बात शुरू करते हैं कि यार ये 8 किलोग्राम है, तो बताएं ये कितना बनेगा। 8 किलोग्राम कैसे है, दिया कितना था 10 किलोग्राम, और उसकी प्योरिटी कितनी थी 80%। 80% के मीनिंग क्या है 80/100, तो इसका मतलब 10 किलोग्राम में 8 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था। तो अब करते हैं, इसका मोलर मैस है 100, तो यार अगर ये 100 है तो फिर ये बनेगा 44। तो अगर ये 1 होता तो ये कितना बनता 44/100। हम किस में देखना चाहते हैं 8 किलोग्राम के लिए, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 को इससे अगर 8 4 ज़ार 32, 2 तो 3 कैरी किया, 8 4 ज़ार 32, तो 535/100 आ जाएगा, तो ये 3.52 किलोग्राम बन जाएगा। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे जनाब। तो यही पूछा था कि अगर 8 किलोग्राम हो तो वो कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और इक्वेशन में जब यूनिट्स यूज़ करते हैं ना, तो इसको अगर ग्राम समझते हैं तो उसको भी ग्राम कह देते हैं, इसको अगर किलोग्राम कहेंगे तो उसको भी किलोग्राम कह देंगे। यूनिट्स फिक्स नहीं होते हैं, तो यूनिट्स ये है कि सेम होते हैं। जो इसके यूनिट रिएक्टेंट के समझे हैं, मैस के वही प्रोडक्ट के रखने थे। तो ये 3.52, ये आंसर हमारे पास हो गया बीटा। क्वेश्चन है जी 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहते हैं कि जब हम ग्राफ बनाते हैं हाई टेम्परेचर पे बिटवीन आइसोथर्म, आइसोथर्म कहते हैं जब हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाते हैं। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ बनाते हैं तो तब ये जो इस तरह से कर्व आती है इसे आइसोथर्म बोलते हैं। वो कहते हैं अगर हाई टेम्परेचर पे ड्रॉ करें तो आइसोथर्म जो है वो अवे क्यों मूव करता है एक्सिस से, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो ग्राफ फिर पहले से आगे बनता है। तो इसमें जो है ना T1, T2, T3, तो T3 हाई टेम्परेचर है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ग्राफ पहले से ऊपर बनेगा। तो रीज़न पूछी थी, तो रीज़न ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसलिए आइसोथर्म पहले से अबव पोजीशन पे बनता है। 11, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इसमें देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे VCm³ का व्हाट इज द वॉल्यूम एट 719 केल्विन। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप है, चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा, तो इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ अप्लाई हो गया। तो वॉल्यूम टेम्परेचर अगर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल होगा, टेम्परेचर 3 टाइम होगा तो वॉल्यूम भी 3 टाइम होगा। बस ये है कि दिस ऑल इज़ ट्रू व्हेन द टेम्परेचर इज़ इन केल्विन। और 0 डिग्री था पहले, और 0 डिग्री का मतलब है 273 केल्विन, और उस पर वॉल्यूम था V। अब कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो हो गया है 719 केल्विन, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा। तो वॉल्यूम भी फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3V बन जाएगा वॉल्यूम। तो जिस फैक्टर से टेम्परेचर बढ़ेगा उसी फैक्टर से वॉल्यूम बढ़ेगा। सो 11 का आंसर हो जाएगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 12, which type of solids have higher melting point comparison of molecular solid, metallic, ionic और network covalent। नेटवर्क कोवलेंट बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरॉन नाइट्राइड है, ये सबसे, ये आयनिक से भी ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो 12 का चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कौन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन वो है इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो अगर इसमें रिएक्शन में देखें तो सिर्फ डेल्टा है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, किसी का भी चेंज हो, किसी भी एटम का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते हुए। चेक कैसे करते हैं जल्दी से। अल्फा में देखो मतलब क्लोराइड है लेफ्ट पे, तो राइट पे भी क्लोराइड है।
नाइट्रेट NO3 है तो प्रोडक्ट में भी NO3 है, कोई NO2 नहीं बन गया, N2 नहीं बन गया, NO नहीं बन गया, तो NO3 है तो उधर भी NO3 है। बीटा में देखो ऑक्सिलेट है C2O4 तो प्रोडक्ट में भी C2O4 है। चार्ली में देखो तो वो सेम है, तो ये डेल्टा है जिसमें से हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कौन ये रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, कहते हैं नॉन मेटल्स के हैं, और आप ये बताएं कौन रिएक्टिव है ज़्यादा नॉन मेटल। वो नॉन मेटल जो है रिएक्टिव होती है, जो कि रिएक्टिव नॉन मेटल वो होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जितनी ये ज़्यादा होगी ना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगी नॉन मेटल। तो अगर मेटल की बात करते हैं ना तो वो इन्वर्स हो जाता। मेटल में होता है कि मेटल कौन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वो है डेल्टा, और वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बना के रिएक्ट करती है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका नेगेटिव आयन बनाना आसान है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। 15 कि अगर वाटर में जो है वो बन जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द चेंज इन बॉन्ड एंगल इन वाटर व्हेन द आयन इज फॉर्म। मतलब यार ये वाटर है, ये वाटर है, 2 लोन पेयर होते हैं इसमें, 2 हाइड्रोजन है, एंगल कोई 104.5 डिग्री है। कहते हैं इसमें जो है ना वो ये हुआ है कि एक थर्ड हाइड्रोजन आके लग गई है, और एक लोन पेयर ज़ाहिर है यूज़ हुआ है, तो वो लोन पेयर यूज़ हुआ है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो फिर ये HO3+ बना है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। जो लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल, तो लोन पेयर जो हैं बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर लोन पेयर कम हो गए तो बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, तो ये बिल्कुल स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा जी, 120 तक नहीं करेगा इंक्रीज। उसकी वजह ये है कि 120 तो होता है जब किसी के पास लोन पेयर हो ही ना, सेंट्रल एटम के 3 बॉन्ड पेयर हो और उसमें किसी पे भी लोन पेयर ना हो, तो वहाँ पे ऐसे होता है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर चार्ली। 16 जो है स्पीशीज़ दी हैं जनाब, कैल्शियम है और इसके अलावा पोटेशियम है, आर्गॉन है। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका 19 है, इसका 18 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। इस पे +2 चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेस हुआ है, 18 रह गए हैं, इसमें है ही 18। अब इसमें प्रोटॉन है 20, इसमें 19 प्रोटॉन है, इसमें 18 प्रोटॉन है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, और क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। अब इनका जो रेडियस है साइज़ है एटॉमिक नंबर के इन्वर्स है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका साइज़ कम है। और हमने ऑर्डर कौन सा लिखना है, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी पहले कम फिर ज़्यादा, तो ये ऑर्डर बनेगा। जिसमें प्रोटॉन कम है सबसे, जी का मतलब है प्रोटॉन की तादाद, उसका रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम। तो ये जो ऑर्डर है हमारे पास ये डेल्टा बनेगा। 17 कंसीडर, अब देखो ऑक्साइड गिवन है Na2O, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, और इसके बाद है सिलिकॉन ऑक्साइड, नॉन मेटल है सिलिकॉन, एसिडिक ऑक्साइड हो गया, और फिर फास्फोरस का जो है ना ऑक्साइड हो गया, ये और ज़्यादा एसिडिक हो गया। जितना राइट पे जाते हैं उतना ज़्यादा मोर एसिडिक हो जाता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा कोई एलिमेंट नॉन मेटेलिक हो जाता है। तो कहते हैं कौन सी बात डिक्रीज़ करेगी, इधर जाएंगे तो चूँकि ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, तो जो pH होती है और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो जितना इधर जा रहे हैं उतना ज़्यादा ऑक्साइड एसिडिक हो रहा है और उतनी उसकी pH कम होगी। तो ये जनाब pH इसकी जो है ना वो कम होगी जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। ये तो इसका सोल्यूशन बेसिक होगा, बेसिक की pH 7 से ज़्यादा होती,
ये एसिडिक होगा, ये और ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना कोई ज़्यादा एसिडिक होता जाता उतनी उसकी पीएच कम होती जाती है, क्योंकि पीएच की रेंज होती ना वो ये होती, इधर बेसिक होता है और इधर एसिडिक होता है। जितनी कम है पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक। और यही हमने बताना था कि कौन सी चीज़ है जो डिक्रीज़ कर रही है, पीएच डिक्रीज़ करेगी, बाकी सब इंक्रीज़ करेंगी बातें। मतलब डेल्टा है ना, सॉल्युबिलिटी इन एक्वस एल्कली, तो जितना वो हो जाएगा ज़्यादा एसिडिक तो उतना वो एल्कली यानी बेस में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से है। 3 एलिमेंट है जी, ए बी सी, कंसेक्यूटिव इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है कि पीरियड में मौजूद है। ए बी सी मतलब एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पीरियड है। सी नोबल गैस है, तो यानी ये 8th ग्रुप का एलिमेंट हो गया, तो यार फिर ये 7 का होगा और ये 6 का होगा। और वो कहते हैं कि ये 6, तो ये फिर कौन सा आइन बनाएगा? 6 ग्रुप के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो इस पर -2 चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, -2 सल्फर है, -2, उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 का आंसर फिर अल्फा हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 19 एक रिएक्शन दिया हुआ और उस रिएक्शन का रेट इक्वेशन भी गिवन है, तो जो रिएक्शन गिवन है उसकी रेट इक्वेशन से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 19 में जो रेट इक्वेशन है, तो x के हवाले से ये सेकंड ऑर्डर है और y के हवाले से ये 0 ऑर्डर है। और अब कह रहे हैं कि हम ये करते हैं कि प्रेशर डबल कर देते हैं। प्रेशर डबल करने, गैस में प्रेशर डबल करने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल डबल हो गए, क्योंकि गैस की जो इक्वेशन होती है P=NRT, इसका मतलब प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर डबल हो गया है, नंबर ऑफ मोल डबल हो गए हैं, मोल डबल हो गए हैं, लो जी इसके मोल डबल हो गए, तो ये हो गया, इसके भी मोल डबल हो गए, ये तो 0 ऑर्डर है, इसका आंसर तो 1 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है जो रेट है वो 4 टाइम पहले से बढ़ जाएगा, तो 19 का आंसर हो जाएगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अनलाइकली टू डिजॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड? कौन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा? ये बेसिक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी बेसिक है, तो इसलिए बेसिक में डिजॉल्व नहीं होते, बेस में डिज़ोल्व नहीं होती। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो फास्फोरस और सिलिकॉन का ऑक्साइड है वो एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक में डिज़ोल्व हो जाते हैं, एम्फोटेरिक भी हो जाते हैं। 21 में वो कहते हैं कि एक रिएक्शन गिवन है, बताओ इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे, कौन सा है? याद रखें, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स टोटल ज़्यादा है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से, तो ऐसे रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो वॉल्यूम V वो डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा। तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा, तो एक ही इसमें एक्सप्रेशन है जिसमें वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आया, तो इसमें जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वाला फैक्टर ऑलवेज डिनोमिनेटर में आएगा। और अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होते तो वॉल्यूम न्यूमिनेटर में आता, और अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के इक्वल होते तो फिर वॉल्यूम वाला फैक्टर ना न्यूमिनेटर में आता ना डिनोमिनेटर में आता। क्वेश्चन नंबर जनाबे आली और आलिया, ये है 22। तो क्वेश्चन 22 में जो है हमारे पास वो ये है कि दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब वाटर आइस में चेंज हो जाता है। और आइस में चेंज कब होता है वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 273 केल्विन पे। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। सर आंसर होगा डेल्टा। 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स वुड हैव हाफ फिल्ड सेट ऑफ p ऑर्बिटल्स? हाफ फिल्ड सेट ऑफ p ऑर्बिटल्स कब बनता है? जब किसी का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जब किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कह लेते हैं। तो जब किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें जो है जैसे नाइट्रोजन है, तो चलो इसमें है, एक सिंपल बात करते हैं।
तो इसमें यार 7 इलेक्ट्रॉन किसके पास बनेंगे? ऑक्सीजन के पास बनेंगे, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, प्लस चार्ज आ गया तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अलावा 15 होते तब भी हो सकता था, लेकिन जितने एटॉमिक नंबर गिवन है वो 10 से लेस हैं सब, तो 7। नाइट्रोजन गिवन तो है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया जी जनाब, ऐसे हो जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे वो 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें फिर ये जो है ना ऑप्शन हमारे पास बीटा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाफ फिल्ड। तो 24 में कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें कौन से ऑर्बिटल होंगे? यार n हो गया भाई 2, तो इसका मतलब है सेकंड शेल है। सेकंड शेल है अगर, तो सेकंड शेल में कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं? p और s, तो उसमें s ऑर्बिटल होंगे और p ऑर्बिटल होंगे। और s की शेप क्या होती? स्फेरिकल, और p की डम्बल लाइक। तो इसमें जैसे n1 होता तो उसमें सिर्फ s होता, n3 होता तो उसमें s p d होता। तो ये n2 है, इसमें सिर्फ s और p है, यानी स्फेरिकल और डम्बल शेप है, तो डेल्टा हो जाएगा। 25 में है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स इज गिवन। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है? आयनाइजेशन एनर्जी कम किसकी होगी? जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है? जिसमें 3 शेल हैं, तो 3 शेल वाले भी 2 हैं, 3s1 और 3s2। 3s1 का मतलब क्या हो गया? यानी जिसमें 3s1 है इसका मतलब एल्कली मेटल है, और जिसमें 3s2 है इसका मतलब अब वो एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बताओ, पहले ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से, तो इसलिए लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पहले तो जिसमें सिर्फ 2 शेल थे तो वो तो छोड़ दिया, जिसमें 3 शेल हैं वो देख लिया, उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो वो फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती सर, चार्ली हो गया। 26 बॉन्ड एनर्जी हर बात से कम होती, किस बात से कम होती? तो बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्स होती है, याद रखें। बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब एटम्स करीब आ जाएंगे और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही पूछा था उन्होंने कि किसके जनाब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो बॉन्ड एनर्जी है। तो 26 का आंसर जो है ना वो हो गया डेल्टा। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन करते हैं टर्शरी, तो जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन करते हैं, और इसमें जो टर्शरी है वो चार्ली है। और कैसे पहचानते हैं? टर्शरी को नाम से ऐसे पहचानते हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पे होते हैं। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो हेलोजन है, एल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल है, दोनों की पोजीशन सेम है, 2 पे हैं। और जब भी किसी में फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप सेम पोजीशन पे हो वो टर्शरी होता है। तो चार्ली हो गया। क्वेश्चन 28 है व्हेन एसीटोन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब है कि एसीटोन की ऑक्सीडेशन हो रही, और क्योंकि ये जो K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ऐसे हो जाएगा तो ये एक तरफ से ब्रेक कर जाता है, कार्बोनाइल कार्बन और कार्बन का बॉन्ड, एक तरफ रह गए एक कार्बन और एक कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, और एक तरफ 2 कार्बन हो गए और इधर 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। तो ये फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड बनेगा, और जब ये बनेगा तो इसका आंसर हो गया जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो हैं उसमें प्रोटीन के अलावा जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जी प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। आंसर अल्फा हो गया। व्हेन एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, एल्काइल हैलाइड को अगर रिएक्ट करें ना अल्कोहलिक KOH से, तो जब इसे अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करते हैं तो एल्कीन बनती है,
और अगर एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करें एक्वस KOH से तो फिर एल्कोहल बनता है। तो अभी हमें एल्कोहलिक कहा था तो एल्कीन बनेगी, बीटा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कहते हैं बताइए कि कैटलिस्ट कौन है जी, AlCl3। तो 31 में इसका आंसर हो गया बीटा। तो 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवलेंट सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड कोवलेंट सॉलिड है, बाकी जितने भी इसमें गिवन है आइस, ड्राई आइस, आयोडीन, I2, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और उसके बाद फंक कह रहे हैं जी हमारे पास ईथर है, मिथाइल एथाइल ईथर, किसका आइसोमर है। ईथर जो होते हैं ये आइसोमर होते हैं एल्कोहल के। तो आइसोमर के लिए जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए, तो अभी इतने ही कार्बन वाला 3 कार्बन वाला एल्कोहल देख लें तो वो बनेगा बीटा। 34 में कहते हैं कि HF, HCl, HI दिए हुए हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो यार इसमें ये याद रखो कि HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है HI का, फिर HBr का और फिर HCl का। ये जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या ये कह लें कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना उनका ये होता है। उसकी वजह ये होती है कि HF में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन सब में होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे स्ट्रांग होती, तो इसलिए वो तो सबसे ज़्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। और जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं ये साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जिस मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी ज़्यादा। तो फिर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, HI का। और HCl का साइज़ सबसे कम है, उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे कम है। तो जनाब ये ऑर्डर बन गया चार्ली। 35 में साइक्लोब्यूटीन, तो ये है साइक्लोब्यूटीन। तो ये किस क्लास से बिलोंग करेगी जी, एलिसाइक्लिक से करेगी। एलिसाइक्लिक यानी जिसमें रिंग तो हो, क्लोज चेन तो हो, रिंग कार्बन एटम से तो बना हो, एरोमेटिक ना हो, एलिसाइक्लिक। 36 में हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3। कितने ऑर्बिटल हैं, तो ऑर्बिटल्स देख रहे हो ना, तो इसका फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर। तो 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 9, और इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है ना वो 3 का स्क्वायर होके 9 हो गए। इसके बाद जनाब 37, तो टाइम कम मुकाबला सख्त जनाब। और 37 पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज लीनियर ज्योमेट्री। तो यार ये जो साइनो ग्रुप है ना, जब ये किसी के साथ अटैच हो जाएगा ये साइनो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये लीनियर है, ये लीनियर है, बाकी कोई लीनियर नहीं है। तो अमाइन है ना, तो अमाइन NH2 होता है, जैसे ये अमाइन है तो ये अमाइन है, तो ये लीनियर नहीं है, ये तो ट्राई एंगुलर प्लेनर है। नाइट्रो है ना, तो नाइट्रो ये होता है नाइट्रो। तो नाइट्रो जो है NO2, तो इसमें जो है ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप लग जाएगा ना, तो ऐसे ये चलेगा इसमें नाइट्रो ग्रुप में। तो ये लीनियर नहीं है, इसमें भी लोन पेयर आ जाता है तो इसलिए वो लीनियर नहीं रहता है। तो ठीक हो गया। इसके बाद जो है ना हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप, इसे कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप, तो ये भी लीनियर नहीं है। तो 37 का आंसर हो गया बीटा। बीटा के बाद हो गया 38। तो नाइट्रो का ऐसे बना लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। ये है यार नाइट्रो, ठीक है, तो ये लीनियर नहीं होता। इसके बाद जनाब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल कैन बी डिफरेंशिएट। कहते किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एस में है यार 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें फ़र्क क्या होगा, इनके स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट है। एक का +½ होगा
और एक का -½ होगा। तो ये ऑर्बिटल्स इनके डिफरेंट हैं। तो 38 जो है ना चार्ली हो गया, तो चार्ली हो गया 39। द आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं जी आयनिक प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा है। तो आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, इसका मतलब है सोल्यूशन जो है ना वो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड हो गया। तो एक होता है आयनिक प्रोडक्ट और एक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यार अगर ये ज़्यादा हो ना तो इसका मतलब होता है सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, और अगर ये कम हो ना तो फिर इसका मतलब होता है सोल्यूशन जो है ना अनसैचुरेटेड है, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब होता है सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है। इसका मतलब सोल्यूशन सैचुरेटेड है। 39 जो है उसका ऑप्शन हो गया बीटा। 40 में विच पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो किस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नहीं होती? तो यार फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होती, याद रखो, एल्डिहाइड और कीटोन में। ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में। ये होती है हमारे पास अल्कोहल और ईथर में। तो ये है यहाँ पे। तो जो अल्फा ने एल्कानल एंड एल्कानोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन के नाम हैं। जो है बीटा, ये अल्कोहल और ईथर हैं, और चार्ली जो है वो एसिड और एस्टर हैं। तो डेल्टा जो है ना वो अल्कोहल और एल्डिहाइड है, तो वो नहीं होगा। 41 द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम इज 24 ग्राम। 1 मोल का मतलब क्या हुआ? यानी 1 मोल का मैस है 24 ग्राम मैग्नीशियम के यार। तो इसका मतलब है 1 मोल का मतलब हो गया 6 × 10⁻23 मालिक्यूल्स का मैस हो गया 24 एटम्स का। तो एक एटम का मैस कितना होगा? तो 24 को डिवाइड कर लें 6 से, तो देखो नाम से पता चला 4 × 10⁻23 हो जाएगा। तो ये फिर आंसर हमारे पास बन जाएगा 3.99 जो 4 है। तो ये हो गया। 42 मिक्सचर है जी मैग्नीशियम क्लोराइड का एक तो, और एक है मिक्सचर मैग्नीशियम सल्फेट का। अच्छा, इसमें ना वो हमें ये कहते हैं कि मैग्नीशियम आयन हमने बतानी है, और हमें उन्होंने दिया क्या है, हमें ना एक तो क्लोराइड आयन दिए हैं। वो कहते हैं क्लोराइड आयन जो है जी इसमें वो हैं 0.6 मोल बने, 0.6 मोल बने हैं, और सल्फेट आयन बने हैं 0.2 मोल। और हमसे पूछ रहे हैं ये कितने मोल होंगे मैग्नीशियम। इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन में जितने मोल क्लोराइड आयन के बनेंगे ना, मैग्नीशियम आयन उससे हाफ बनने हैं, क्योंकि अगर ये 1 मोल मैग्नीशियम आयन बन रहे हैं तो 2 मोल क्लोराइड आयन बनेंगे। सल्फेट में जितने मोल सल्फेट आयन बनेंगे उतने ही मोल मैग्नीशियम आयन बनने हैं। तो ये दोनों मिलके तो ये 0.5 मोल हो जाएंगे, और ये फिर 42 का आंसर जो है ना वो हो जाएगा बीटा। 43 में कहते हैं जनाब हमारे पास मीथेन है और ईथीन है। मीथेन की यार अगर कंबस्चन करेंगे, कंबस्चन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। बैलेंस कर लो, पहले कार्बन बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस की, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 2 और 2 4। तो ये हो गया, इसका मतलब 1 और 2 की रेशो होगी। दूसरा है ईथीन, इसकी कंबस्चन करेंगे तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। पहले कार्बन बैलेंस कर लो, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लें, फिर उसके बाद ऑक्सीजन करो बैलेंस, 2 2 4 4 और 2 6। तो इसमें ऑक्सीजन की 1 और 3 रेशो है। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो है ना वो ये है 5, तो इसके लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी? डबल 10। और अगर ये 5 हो तो इसके लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 15। तो हमसे पूछा क्या, दोनों को मिला के ऑक्सीजन कितनी चाहिए? तो 10 और 15, तो 25 cm³ ऑक्सीजन जो है ना वो चाहिए होगी। तो इसलिए इसका आंसर डेल्टा हो जाएगा 43 का। तो 43 का आंसर हो गया डेल्टा। 44 जनाब, 44 में क्वेश्चन है कि कहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पहली बात।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं विच गेन इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन यार जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो इसमें डेल्टा है, और हाइड्रोजन जब भी फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप से मिले तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो 44 का इसलिए डेल्टा हो गया सर 45। क्लोरीन एटम का पूछा है, स्पेक्ट्रम एटम का। तो एटम दो तरह के होते हैं, 35 मैस वाले और 37 मैस वाले। तो फिर इसमें डेल्टा बनेगा, उसमें 2 पीक्स हैं, और 35 वाला चूँकि 75% होता है, 37 वाला 25% होता है, तो इसमें एक पीक ऐसे नज़र आएगी और एक उससे 1/3 नज़र आएगी। तो ये बनेगा डेल्टा। 46 में देखो, 46 अच्छा चलो इसे सॉल्व करते हैं। 46 में क्वेश्चन ये है जनाब, एक तो मीथेन है, ऑक्सीजन से मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनी। फिर है ईथेन C2H6, ऑक्सीजन से बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनी। अच्छा, हमें वो कह रहे हैं कि जो गैसेस बच गई हैं ना, उनको KOH में से पास किया है। KOH जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि KOH बेसिक है, और बेसिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती। तो हमें वो कह रहे हैं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब होगी। ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब नहीं ना होनी, ऑक्सीजन तो न्यूट्रल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है इसमें। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस करो तो कार्बन 1 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 नहीं बनेगी। यहाँ कार्बन 2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे। सारी इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब हमारे पास मीथेन भी 10 था और ये भी 10 था। ये 10 था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 10 बनी, ये 10 था तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी 20। तो 20 और 10 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी 30, यूनिट जो भी हैं सेम होंगे, तो वो 30 बन गई। तो इसमें 30 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एब्जॉर्ब होगी। 46, 47, अच्छा 46 का आंसर फिर बन गया हमारे पास डेल्टा। 47 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज सल्फर एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। SO2Cl2 -2, क्लोरीन की -1 होती, एक क्लोरीन एटम की 2 की -2 होगी, ऑक्सीजन की -2 होती, -4 होगी। बैलेंस करने के लिए +6 ताकि टोटल आंसर 0 आ जाए। और इसी में सल्फर की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। याद रखो, किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो हो सकती है जो उसका ग्रुप नंबर होता है। तो इसका ग्रुप नंबर जो है ना वो 6 है इसमें, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। डेल्टा आंसर हो गया 48। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ग्लूकोज। लो जी, ग्लूकोज का मैस होता है 180 ग्राम, और इसमें कार्बन कितना है। तो अगर 1 ग्लूकोज है तो कार्बन है 6 टाइम्स। तो अगर ये 180 ग्राम होता तो फिर कार्बन होता 6 मोल होता ना, मतलब 180 ग्राम का मतलब 1 मोल है। तो फिर इसका मतलब है ये 6 मोल होता। तो या इसको ऐसे कह लो कि अगर ये 180 ग्राम होता तो ये 6 × 6 × 10⁻23 होता। अभी क्या है, अभी 18 10 से डिवाइड हो गया है, तो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। 6 × 6 36 × 10⁻23। और अगर इसे लिखोगे 3.6, डेसिमल ऐसे मूव करोगे तो इस वैल्यू को अगर कम करोगे तो वो वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास 3.6 हो गई, और ये 3.6 × 10⁻23 बन जाएगा। ये हमारे पास 3.6 × 10⁻20। ये जब डेसिमल को ऐसे मूव करोगे ना लेफ़्ट पे तो एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा, तो ये 10⁻24 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास बन जाएगा डेल्टा। 49 में जनाब क्वेश्चन कार्बन नंबर 2 और 3 स्ट्रक्चर गिवन है यार। इस स्ट्रक्चर में देखो भाई, कार्बन की जो पहचान हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि अगर कहीं पे कार्बन जो है वो 4 एटम से अटैच हो तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 एटम से अटैच हो तो sp2, 2 एटम से अटैच हो तो sp। अब इसमें हमें पूछा ये है कि आप ये 1 2 3 4 इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं, कितने एटम इसके साथ अटैच हैं डायरेक्ट, 1 और 2, तो ये sp हो गया। ये वाला 3 वाला इसके साथ कितने एटम अटैच हैं, 1
2 3, तो ये sp2 हो गया। तो फिर याद रखिएगा कि कार्बन एटम में अगर कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच हो तो sp3 3 एटम के साथ अटैच हो डायरेक्ट, तो sp2 2 एटम के साथ अटैच हो तो sp। तो आंसर जो है ना वो हमारे पास बनेगा डेल्टा 50। एथिलीन जो है ना वो ईथीन की है कॉमन नेम, KMnO4 से रिएक्ट करेंगे। एल्कलाइन के MnO4 से जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन होती, तो यहाँ पे फिर एक OH लग जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन। जिन 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होता है, दोनों पे एक OH लग जाता है और ये एथिलीन ग्लाइकोल जो है ना वो बन जाएगा। 51 में क्वेश्चन में कहते हैं कि हम बनाना चाह रहे हैं C2H6 से हम बनाना चाह रहे हैं कि अगर रिएक्शन लीडिंग टू बेस्ट यील्ड ऑफ CCl4 और C2Cl6, तो ये C2Cl6 जो है ना ये इसकी अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में ले लें तो यार फिर बनेगा C2Cl6, यानी अगर हेलोजन एक्सेस में ले लेंगे ना तो सारी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, सारी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगी। अगर एल्केन को ले लेते हैं ना एक्सेस में तो सिर्फ एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होती है और वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनता। यानी अगर ये रिएक्शन ऐसे होता है ना कि इसको एक्सेस में ले लेते हैं तो फिर ये वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनना था, फिर ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनना था। तो अगर हेलोजन को एक्सेस में ले लेंगे तो कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, सारी हाइड्रोजन हट जाएंगी और ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। और इसमें फिर ये चार्ली आ गया ऑप्शन हमारे पास 52। तो 52 में ये है कि हाइड्रोकार्बन है जी और वो रिएक्ट कर रहा है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं HOCl को, और इससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है 2-chloro-1 एथानॉल, यानी कि ये बन रहा कि एक तरफ OH लग रहा है और एक तरफ Cl लग रहा है, तो 2-chloro-1 एथानॉल ये बन गया। उसकी वजह है कि जब OH और Cl इकट्ठे आ जाए ना तो OH को प्रेफर करते हैं नंबरिंग में, तो ये तभी हो सकता है ना यार यहाँ मालिक्यूल हो जो CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक तरफ OH लग जाएगा और एक तरफ Cl, तो रिएक्टेड पूछ लिया प्रोडक्ट की बजाय, तो ये ईथीन हो जाएगा। 53 में इन द कन्वर्जन ऑफ वाइन टू विनीगर, विनीगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड को कहते हैं, वाइन एथाइल अल्कोहल है, तो एथाइल अल्कोहल जो है ना उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, तो अल्फा आ जाएगा 54। इफ़ द फार्मूला ऑफ सक्सीनिक एसिड, यार सक्सीनिक एसिड जो होता है ना उसमें 4 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं, तो 4 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं, ये है सक्सीनिक एसिड का फार्मूला। एक तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक उसमें टोटल कार्बन 4 है, तो यहाँ पे N का है ना, तो N का मतलब 2 है, अगर टोटल 4 हो जाए तो ये फिर हमारे पास बीटा हो जाएगा। अगर N होता ना 1 तो ये कहलाता मेलोनिक एसिड, अगर N होता ना 3 फिर कहलाता ग्लूटेरिक एसिड, और अगर N होता ना 4 तो ये कहलाता एडिपिक एसिड। तो ठीक है ऐसे 55 में जनाब क्वेश्चन है द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ईथर है ए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह है कि इसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच है, जो ऑक्सीजन एटम है ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है। तो जब ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन, अगर तो किसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, बाकी सब में ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो वो पोलर हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। यहाँ पे तो कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा ये नहीं करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड, यानी ये बात हो रही है कि एसिटिक एसिड है और इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट है वो ये है थायनाइल क्लोराइड, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH हो तो उसके बाद Cl लगा देता है,
सो जनाब इसकी ऑप्शन हो जाएगी चार्ली। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने तवज्जो से बात सुनी। इन क्वेश्चंस को देखिए, रिपीट कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।